हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अपने क्लास 12th में बायोलॉजी, जिसमें हमने स्टार्ट किया था हमारी सेकेंड यूनिट जेनेटिक्स, जिसमें हम पढ़ रहे थे अभी अपना 5th चैप्टर वंशागति और विविधता के सिद्धांत। तो हमने ये पढ़ चुके हैं कि जो आनुवांशिकता होती है या जो जेनेटिक्स होती है, ये वंशागति और विविधता यानी हेरिडिटी और वेरिएशन इसके आधार पर ही डिपेंड करती है, यानी जिसमें इन दोनों का अध्ययन होता है वही कहलाता है आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। तो ये हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे इसके आगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हम सबसे पहले आनुवांशिक के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं कि ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतानों में आते हैं वे लक्षण कहलाते हैं आनुवांशिक लक्षण, और इसका ही जो अध्ययन हम करते हैं वो शाखा कहलाती है आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जनक जो हैं वो है ग्रेगर जॉन मेंडल। हम इनके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं कि जो मेंडल है इनका जन्म 22 जुलाई सन 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी जो ग्रेजुएशन था वो 1840 में कंप्लीट किया। तो ये जो थे ये एक मठ में पादरी के रूप में कार्य करने लगे ये। तो वहाँ पर चूँकि इन्होंने बॉटनिकल में इन्हें बहुत अधिक इंटरेस्ट था, तो इन्होंने क्या किए अपने उसी इंटरेस्ट को अपनी स्टडी में लाया और उन्होंने वहाँ पर मटर के पौधों पर उपयोग किया, अपने प्रयोग किए। तो मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। तो इन्होंने क्या किया वहाँ पर अपने प्रयोग किए मटर के पौधों पर, लेकिन ये इनका दुर्भाग्य था कि ये जब इन्होंने अपने सारे कार्य किए तब इन कार्यों को दूसरे वैज्ञानिकों ने महत्व नहीं दिया। तो इसके बाद में क्या हुआ कि ये बिना कुछ सफलता पाए ही जो है वो 1884 में इनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन बाद में ह्यूगो डू ब्रीज, कार्ल कॉरेंस, एसी शर्मा, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने मेंडल के कार्य को फिर से दोहराया और फिर ये बताया कि जो मेंडल ने कार्य किए थे वो बिल्कुल सही थे। उसके बाद में उन्हें उनकी मृत्यु के बाद में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो ये थे मेंडल, जो कि इनके कार्यों के ऊपर ही, इनके कार्य की कुशलता के ऊपर ही, इनकी कार्य की सफलता के ऊपर ही इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया। और साथ में जेनेटिक्स का हम जनक भी कहते हैं, यानी फादर ऑफ जेनेटिक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये थे मेंडल के बारे में जानकारी। अब हम देख लेते हैं कि जो मेंडल ने थे वो किन पौधों के ऊपर अपना प्रयोग किया था? मटर के पौधों पर। ठीक है, तो ये मटर के पौधों पर प्रयोग किया तो ये सफल भी हुए। तो इनकी सफलता के कुछ कारण थे, जैसे कि इन्होंने जिस पौधे को चूज़ किया वो 1 वर्षीय था, यानी मटर का पौधा कैसा होता है? 1 वर्षीय। साथ में इनमें जो लक्षण होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, इसे हम आसानी से उद्यान में उगा सकते हैं। और इनमें विपरीत यानी कि विरोधी लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे कि यदि पौधा लंबा है तो दूसरा पौधा कैसा होगा? बोना। यानी क्या हुए? विपरीत लक्षण। ठीक है, हाइट का ही लक्षण कैसा हो गया? विपरीत, एक लंबा तो एक बौना। ठीक है, इसी के अलावा मटर के पौधे जो पुष्प खिलते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी होने के कारण इनमें स्वपरागण भी आसानी से हो सकता है और हम पर परागण भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे मेंडल के सफलता के कुछ कारण। सबसे पहला कारण तो यही था, इम्पोर्टेंट कारण, कि इन्होंने भाग्यवश मटर के पौधे को ही चूज़ किया, जिसके कारण वो सफल हुए। और इन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था, तो जिनमें उन्होंने अलग अलग गुणों का अध्ययन किया। इन गुणों के बारे में भी हम अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम देखते हैं आगे कि जो मेंडल थे, इन्होंने हमने जो मेंडल के प्रयोग में जो काम आती है, जो जेनेटिक्स में जो काम आते हैं, उन शब्दावलियों को हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जैसे कि समयुग्मजी क्या होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, संकेत क्या होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं।
अब आगे हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप ये क्या होते हैं। तो जो जीनोटाइप होता है, सबसे पहले हम उसे देखेंगे। जीनोटाइप यानी क्या कि किसी भी लक्षण को जो जीन अभिव्यक्त करता है, ठीक है। जैसे कि किसी भी लक्षण हो गया, कोई भी लक्षण, जैसे कि हमारी आंखों का रंग हो गया, हमारी आंखों का शेप हो गया, कलर हो गया, तो ये सब जो होता है वो कोई ना कोई जीन इसे अभिव्यक्त करेगा। तो ये कहलाता है उसका जीनोटाइप, यानी वो जीन जो होगा वो क्या कहलाएगा, उसका जीनोटाइप। यानी जीन प्रारूप जो होता है या जीनोटाइप जो होता है वो जीनी संरचना है, जीन की संरचना है, जिसके कारण जो होता है किसी जीव के जैनिक संगठन को व्यक्त करता है, और यही चीज़ उसके फिनोटाइप यानी उसके लक्षणों का निर्धारण भी करती है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे कोई मेल है, मेल का जीनोटाइप क्या होता है, एक्स वाई, ठीक है। यदि हमने एक्स वाई लिखा मतलब क्या है कि वो मेल है। ऐसे ही यदि हमने एक्स एक्स लिखा तो वो क्या है, फीमेल है। तो ये क्या हुआ, एक्स वाई इसका जीनोटाइप, और फिनोटाइप क्या हुआ, उसका मेल होना, ठीक है। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं फिनोटाइप के बारे में। तो फिनोटाइप यानी लक्षणों की भौतिक अभिव्यक्ति, यानी वो कोई भी व्यक्ति किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, उसका आकार क्या है, आकृति क्या है, रंग क्या है, स्वभाव क्या है, ये सबको जो दिखता है, ये सब जो भौतिक गुण जो हमें दिखाई देते हैं वो कहलाता है फिनोटाइप। जैसे हमने अभी जस्ट देखा था कि एक्स वाई है, तो एक्स वाई क्या हुआ, जीनोटाइप। इसका फिनोटाइप क्या होगा कि वो लड़का है या वो मेल है, ठीक है। उसी प्रकार से एक्स एक्स क्या हुआ, जीनोटाइप, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि वो क्या है, फीमेल है, ठीक है। तो ये तो हुआ जीनोटाइप और फिनोटाइप। आगे हम देखते हैं अब इसी में अंतर, ये अंतर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर। तो जो फिनोटाइप है, हमने अभी जस्ट बात की थी कि फिनोटाइप जो होता है वो किसी भी जीव के आकार, आकृति, रंग और स्वभाव को व्यक्त करता है। वहीं जो जीनोटाइप होगा वो उसके जैनिक संगठन को व्यक्त करता है। इसी प्रकार से कि जीवों को यदि हम प्रत्यक्ष देखें तो क्या पता चलता है हमें, समलक्षणी, यानी वो उसके लक्षण क्या है वो पता चलता है। वहीं यदि हम फिनोटाइप को देखें तो जीवों की पूर्वज कथा के आधार पर हमें संतति के आधार पर ही स्थापित किया जाता है, यानी जिस प्रकार से पूर्वज रहे होंगे उसी प्रकार से उसकी संतति का आधार होता है। वहीं अगला अंतर हो सकता है जीनोटाइप फिनोटाइप में कि जो फिनोटाइप होता है वो समलक्षणी वाले जीवों में जीन संरचना समान हो सकती है और या फिर नहीं भी हो सकती। यानी जैसे मान लो कि कोई लंबे पौधे हैं, तो लंबे पौधे जितने भी, जैसे मटर के लंबे पौधे की हम बात करें, कितने भी लंबे पौधे हैं तो वो उनका आकार कैसा है, लंबा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका जीनोटाइप भी समान हो, जीनोटाइप चेंज हो सकता है। यानी यदि समान फिनोटाइप है तब भी जीनोटाइप कैसा होता है वो अलग अलग हो सकता है। इसी के आधार पर हम देखते हैं कि इसे व्यक्त करने के लिए हम सिर्फ देख करके, यानी उसको देख करके हम इसका फिनोटाइप व्यक्त कर सकते हैं। वहीं जीनोटाइप जो होता है वो आधार, इसका जो आधार जो होता है वो जीन संरचना है जिसे हम देख नहीं सकते। यदि हम फिनोटाइप की बात करें तो उम्र के साथ ये बदलते रहता है। जैसे कि मटर का पौधा हमने बीज बोया, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, तो क्या हो रहा है, उसका फिनोटाइप चेंज हो रहा है, उसकी हाइट चेंज हो रही है, उसकी ग्रोथ चेंज हो रही है, उसमें फूल खिल रहे हैं। वहीं जो जीनोटाइप होता है वो किसी भी उम्र में समान होता है, ये चेंज नहीं होता है। तो ये हुआ फिनोटाइप और जीनोटाइप में अंतर। आगे हम देखते हैं मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। तो मेंडल ने अपने जो मटर के पौधे पर अध्ययन किया, 7 जोड़ी गुणों का अध्ययन किया, उसके आधार पर उन्होंने आनुवांशिकता के कुछ नियम दिए। तो ये नियम थे, पहला नियम है प्रभाविता का नियम, सेकंड है पृथक्करण का नियम, और थर्ड है स्वतंत्र अपिविहन का नियम। इन तीनों नियम को हम और अच्छे से पढ़ते हैं। तो आइए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसका पहला नियम है प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का जो नियम है वो क्या होता है कि जब एक जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले पौधों में संकरण करवाते, संकरण आपको बताया था कि किन्हीं 2 पौधे में यदि आप पर परागण करवाएं तो जो जनरेशन प्राप्त होगी वो कहलाती है संकर,
और ये क्रिया कहलाती संकरण, यानी हम इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं हाइब्रिड। तो जब एक जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षण यानी आपको बताया था मैंने कि इसे लंबा पौधा है तो बौना पौधा, ये क्या हुआ विपरीत लक्षण, ठीक है। तो उनके मध्य में यदि क्रॉस करवाया जाता है तो जो प्रथम पीढ़ी है यानी F1 जनरेशन है उसमें केवल एक ही लक्षण प्रकट होगा, जबकि आप ले क्या रहे हैं दो अलग अलग जनक, लेकिन लक्षण कैसा होगा एक। तो प्रथम पीढ़ी में जो यानी F1 जनरेशन में जो लक्षण दिखाई देगा वो कहलाते हैं प्रभावी लक्षण, और जो दिखाई नहीं देगा वो कहलाता है अप्रभावी लक्षण। तो इसी को बोलते हैं हम प्रभाविता का नियम। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे ये जो है ये है टी, कैपिटल टी, ये क्या हुआ समजात गुणसूत्र, या इसे बोलते हैं हम सम युग्मजी। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं समान, इधर भी स्मॉल टी, ये भी क्या है सम युग्मजी, ठीक। तो अब देखिए जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। तो एक लक्षण, कौन सा लक्षण है यहाँ पे, उसकी हाइट का, हमने हाइट का लक्षण लिया है कि एक पौधा कैसा है शुद्ध लंबा, तो वहीं उसका विपरीत लक्षण वाला ले लिया हमने शुद्ध बौना पौधा। इसमें जब जो गैमीट प्राप्त हुए वो थे कैपिटल टी, वहीं यहाँ पे क्या प्राप्त हुए गैमीट स्मॉल टी, किस क्रिया द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। तो ये गैमीट हो गए, युग्मक हो गए। अब इसमें क्या पौधा प्राप्त होगा कि यदि ये कैपिटल टी मान लो इससे मिलता है तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ही ये सारे जो बनते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी बनते हैं, यानी ये क्या है हमारी F1 जनरेशन। तो कुल मिला के यदि हम बोले तो जो F1 जनरेशन है उसमें किस प्रकार के पौधे प्राप्त हो रहे हैं हमें, लंबे पौधे। इन बीजों को यदि हम बोए तो हमारे पास लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो ये तो हो गया उसका फिनोटाइप, लेकिन जीनोटाइप क्या है सबका कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी F1 जनरेशन में जो पौधे हैं वो हमें लंबे प्राप्त होंगे, यानी गुण किसका आ रहा है इस कैपिटल टी का। तो ये जो कहलाएगा ये प्रभावी गुण कहलाएगा, और जो ये बौनेपन का गुण है वो छिप गया है F1 जनरेशन में, इसलिए ये कहलाता है अप्रभावी गुण। तो ये था प्रभाविता का नियम। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड नियम, पृथक्करण का नियम। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। देखिए कैसे कि जब एक जोड़ी शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्या करवाया हमने क्रॉस कराया, तो F1 जनरेशन में प्रभावी लक्षण दिखाई देगा, ये हमने प्रभाविता के नियम में देख चुके हैं। लेकिन वहीं F2 जनरेशन में क्या होगा, दोनों लक्षण अलग अलग होकर के 1:2:1 में प्रकट होंगे, यानी F1 जनरेशन तक की प्रभाविता के नियम जैसा है, लेकिन F2 जनरेशन में क्या होगा जो अप्रभावी लक्षण है वो भी दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से। तो अब यहाँ देखिए हमने दो पौधे लिए हैं, एक हमने उसका गुण लिया है कि एक पौधे का जो फूल है वो किस कलर का है, रेड कलर का। रेड कलर के लिए हमने कैपिटल आर का उपयोग किया है, और सफ़ेद जो फूल है उसके लिए हमने स्मॉल आर का उपयोग किया है। जब हम इसमें क्रॉस करवाते हैं तो जो पहली जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन जो हमारी F1 जनरेशन है, उसमें जो पौधे प्राप्त हुए कैसे थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी सारे पौधे कैसे थे, फूल कैसे थे उसमें लाल कलर के। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल आर वाला गुण है वो कैसे है, प्रभावी। ठीक है, अब इसमें क्या होने दिया, स्वपरागन। ठीक, जब स्वपरागन होने दिया तब जो फूल प्राप्त हुए हमें वो, अब आप यहाँ देखिए ये कहलाता है चेकर बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको 4 प्रकार के गैमेट प्राप्त, 4 प्रकार की जनरेशन प्राप्त हो रही है आपके पास में। एक है कैपिटल आर मतलब क्या हुए इस प्रकार से लाल फूल वाले पौधे, वहीं कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब ये इस प्रकार से, तो ये भी कैसे हैं लाल पौधे, लेकिन जीनोटाइप इसका अलग है। यहाँ पे भी लाल पौधे फूल प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन इधर देखिए यहाँ नीचे क्या हो रहा है आपके पास में कि ये जो स्मॉल आर है ये क्या है इस प्रकार से, यानी सफ़ेद फूल वाले पौधे। जो गुण F1 जनरेशन में छिप गया था, अप्रभावी था, वो F2 जनरेशन में दिखाई देता है। इसका मतलब होता है कि युग्मक जो होते हैं वो आपस में मिलते नहीं हैं। मेंडल ने बताया कि युग्मक आपस में मिलते नहीं हैं, वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं। बस जैसे ही उसे समजात गुणसूत्र दिखाई देता है तो वो अपना प्रभाव दिखाते हैं, जैसे ये यहाँ दिखाया स्मॉल आर का। तो ये था पृथक्करण का नियम, जिसे कहते हैं हम युग्मकों की शुद्धता का
नियम। अगला जो नियम है वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम होता है ये मेंडल ने द्विसंकरी संकरण के लिए दिया था। क्या कि जब देखिए दो जोड़ी शुद्ध, अभी तक हमने एक जोड़ी शुद्ध लक्षण दिए थे, अब यहाँ पे कोई दो जोड़ी हम लक्षण लेंगे, विपरीत लक्षण वाले पौधों के मध्य में हमने क्रॉस करवाया, तो जो पहली पीढ़ी थी उसमें कैसे हुए प्रभावी लक्षण दिखाई दिए, लेकिन सेकेंड जनरेशन में चारों गुण अलग अलग दिखाई दिए। ये हमने कहाँ तक देखा, सेकेंड नियम तक के। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, युग्म बनाते हुए क्या होता है, वो स्वयं प्रकट करने का प्रयास करते हैं, यानी जो गुण हैं या जो गुणसूत्र हैं वो क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से अभिवहन करते हैं। वो नियम कहलाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इसमें जो लक्षणों का जो अनुपात आएगा हमारे पास वो आएगा 9:3:3:1। इसे भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने दो जनक लिए हैं, दो पौधे लिए हैं। ठीक है, कैपिटल आर ये दर्शा रहा है कि बीज कैसे हैं, गोल यानी राउंड शेप के, और कैपिटल वाई ये दर्शा रहा है बीज के इसका कलर कैसा है, हरा। ठीक है, आप ये चित्र में देखिए गोल है और हरा है। ठीक है, तो ये गोल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बीज कैसा है, झुर्रीदार। मटर का बीज है, झुर्रीदार है। इसी प्रकार से जो हरा कलर है उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, येलो कलर। ठीक है, अब हमने दो गुण ले लिए, विपरीत गुण ले लिए। इसमें जब क्रॉस करवाया तो जो F1 जनरेशन थी या पहली पीढ़ी थी उसमें क्या कौन से जीनोटाइप आया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये जो था, यदि हम इसका फिनोटाइप देखें तो बीज कैसा आया, गोल और पीला। ठीक है, क्योंकि प्रभावी गुण दिखा रहा है यहाँ पे। अब इसमें क्या होने दिया, स्वपरागण। जब स्वपरागण होने देते हैं तब इसी प्रकार के गैमेट बनते हैं। आप देखिए इस चेकर बोर्ड के द्वारा, इस चेकर बोर्ड में देखिए आप कि आपको ये चार प्रकार के कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये चार प्रकार के नर युग्मक प्राप्त होंगे, इसी चार प्रकार के मादा युग्मक। तो ये जब आपस में मिलेंगे तो ये आपको संतति प्राप्त होती है, जिसमें यदि हम फिनोटाइप देखें तो गोल और पीले बीज 9 प्राप्त होंगे, गोल व हरे बीज 3 प्राप्त होंगे, झुर्रीदार व पीले बीज 3 प्राप्त होंगे और झुर्रीदार व हरे बीज 1 प्राप्त होंगे। तो इसी प्रकार से क्या होता है, ये कहलाता है चेकर बोर्ड द्वारा द्विसंकरी संकरण को समझाना। चेकर बोर्ड के बारे में सबसे पहले पुनिट नामक वैज्ञानिक ने बताया था, और इसके द्वारा जो होते हैं वो गैमेट हमें प्राप्त होते हैं। तो ये था हमारा मेंडल के तीनों नियम। अब हम देखते हैं इसके आगे कि भाई जो जीव हैं या जो पौधे हैं वो उनमें किस प्रकार का जीनोटाइप रहेगा, उसे देखने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्या होता है ये देखते हैं हम। सबसे पहले देखिए कि जब F1 जनरेशन, प्रथम पीढ़ी यानी क्या, F1 जनरेशन, इसमें जो पौधे उत्पन्न होते हैं उसका क्या करेंगे, हम जो प्रभावी जनक हैं उससे संकरण करवाएंगे। ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा तो वो ये इस प्रकार का संकरण कहलाता है, क्या, टेस्ट क्रॉस। देखते हैं हम कैसे। देखिए एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं सबसे पहले इसे। आप यहाँ आइए, यहाँ पर देखिए आपके पास में कि ये जो है आपके पास ये शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध बौना पौधा है। ठीक है, अब आपके पास संतति प्राप्त हुई कैपिटल टी, या F1 जनरेशन में प्राप्त हुई, ये हम देख चुके थे। तो अब क्या होगा, यहाँ देखिए आप कि इधर ये जो टेस्ट क्रॉस होगा उसमें क्या होगा, हमने क्या देखा कि जो F1 जनरेशन में प्राप्त हुई ये संतति कैपिटल टी स्मॉल टी, तो हम इसका क्रॉस किससे करवाएंगे, प्रभावी संतति, प्रभावी जनक से। ये देखिए प्रभावी जनक है ये कैपिटल टी, इससे क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास जो सारे के सारे पौधे जो होते हैं वो किस प्रकार के प्राप्त होते हैं, लंबे। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो F1 जनरेशन थी उसमें जो पौधे थे वो लंबे थे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बैक क्रॉस के बारे में। तो आइए हम देखते हैं बैक क्रॉस के बारे में। तो बैक क्रॉस यानी क्या होता है कि जो F1 जनरेशन थी उसमें जो संतति उत्पन्न हुई, जब दोनों में से किसी भी एक जनक के साथ
किसी भी एक जनक, ठीक है, अपनी इच्छा से। तो आप जब क्रॉस करवाते तो वो क्या कहलाता है? बैक क्रॉस, यानी पीछे क्रॉस करवाना, अपने जनक से क्रॉस करवाना। तो हम देखते हैं ये भी किस प्रकार से। आप देखिए यहाँ पर प्रथम जनरेशन जो है वो क्या है? कैपिटल F1 जनरेशन में क्या आया है? कैपिटल T स्मॉल t, ठीक। अब हम देखेंगे यहाँ पे बैक क्रॉस, तो यहाँ आइए आप बैक क्रॉस, तो ये देखिए ये F1 जनरेशन है। यहाँ पे हमने स्मॉल जो अप्रभावी गुण था उसको ले लिया है। जैसे अप्रभावी गुण वाले जो जनक है उसको हम लेते हैं, दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं, तो क्या होता है कि जो पौधे हैं वो 50% पौधे जो होते हैं वो लंबे प्राप्त होते हैं और 50% पौधे जो होते हैं वो बौने प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यों अवस्था पड़ी इसकी कि हम ये देख सकते हैं जो F1 जनरेशन है, यानी कैपिटल T स्मॉल t, हमने जब इस बीज को बोया तो हमें लंबे पौधे प्राप्त हुए, लेकिन हमें देखना है इसमें जीनोटाइप क्या है। तो हम अप्रभावी गुण वाले से करवाते हैं क्रॉस, तो हमारे पास क्या होता है? ये बौने पौधे प्राप्त होते हैं। ये बौने पौधे वाला जो पौधे प्राप्त हुए वो कहाँ से हुए? कि हम इससे बोल सकते हैं कि जो F1 जनरेशन में जो पौधे प्राप्त हुए थे उसमें अप्रभावी गुण के रूप में जो बौनेपन का गुण भी जो विद्यमान था। तो ये हुआ हमारा आज के का जो चैप्टर था वो कंप्लीट। इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।